आज का टॉपिक है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एक्चुअली में कैल्शियम का एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट होना, पीटीएच का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होना, इस वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। सो पीटीएच का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में और इस वजह से कैल्शियम का लेवल भी ब्लड में बढ़ जाता है। सो हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से कैल्शियम का ब्लड में लेवल बढ़ जाना, हाइपरकैल्सीमिया। सो इसी को कहते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एक्चुअली में 3 कंडीशंस की वजह से होती है। पहली कंडीशन है एडिनोमा, और दूसरी कंडीशन है हाइपरप्लेशिया, और तीसरा है कैंसर। जो सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिस वजह से हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है वो है एडिनोमा। एडिनोमा सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का, खास करके प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। 3 तरह की होती है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है वो एडिनोमा की वजह से सबसे आमतौर पर देखी जाती है। और जो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है वो तीसरे नंबर की सबसे कॉमन डिसीज़ है डायबिटीज़ के बाद में। डायबिटीज़ सेकंड नंबर पे है और तीसरे नंबर पर जो है वो है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, खास करके प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो एडिनोमा की वजह से होती है। और एडिनोमा जो होता है ये कैसा होता है, स्पोरेडिक टाइप। जो एडिनोमा है ये अक्सर हमें देखने को मिलेगा मैन फर्स्ट के साथ में, यानी कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया जो MEN फर्स्ट है उसमें हमें ज़्यादातर एडिनोमा देखने को मिलेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड में। जो एडिनोमा है, हाइपरप्लेशिया है और कार्सिनोमा है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो एक्चुअली एडिनोमा जो होते हैं, जब एडिनोमा की बात करते हैं तो ये एक तरह के मोनोक्लोनल सेल डिवीज़न होता है, जहाँ पर एक ही सेल जो होती है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड करती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है सेल का। सेल्स में हाइपरप्लेशिया होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्रोमोसोम होते हैं उसमें कुछ प्रोटो ऑन्कोजेंस होते हैं जो सेल डिवीज़न को कंट्रोल करते हैं। उनका ट्रांसलोकेशन हो जाता है। क्या होता है? ट्रांसलोकेशन हो जाता है। और ये ट्रांसलोकेशन जो होता है वो पीटीएच जीन्स जो होते हैं उसके पास में हो जाता है। सो जब भी पीटीएच जीन एक्टिवेट होता है तो साथ में सेल डिवीज़न भी होता है, और वो भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। और ये इस तरह का सेल डिवीज़न होता है कि इसे कैल्शियम के लेवल से कोई लेना देना नहीं होता है। हर कैल्शियम के लेवल चाहे बढ़े हों चाहे घटे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न होता जाता है और ये सेल्स जो होती हैं लार्ज अमाउंट में पीटीएच का प्रोडक्शन करती जाती हैं। इस तरह का ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल डिवीज़न होता है वो अकॉर्डिंग टू नीड, कि कैल्शियम कितना ब्लड में प्रेजेंट अगर कम है तो उसके हिसाब से सेल्स डिवाइड होती हैं, पीटीएच का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर अनकंट्रोल्ड रहेगा, ये डिपेंड नहीं करता है कि कैल्शियम की लेवल ब्लड में कम है या ज़्यादा है। तो ये एडिनोमा होता है। ये एक पर्टिकुलर ग्लैंड में हो सकता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड में एक जगह पर हो सकता है। जबकि हाइपरप्लेशिया की जब हम बात करते हैं तो डिफ्यूज टाइप होता है, ये सारे के सारे जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं उनको इन्वॉल्व करता है। और इसमें जो सेल्स होती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं एक्चुअली वो सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं। ये भी डिवाइड करेंगी और ये भी डिवाइड करेंगी और ये भी डिवाइड करेगी। तो सारी सेल्स में डिवीज़न होता है, जबकि यहाँ पर मोनोक्लोनल सेल डिवीज़न होता है। तो यह हाइपरप्लेशिया होता है। कार्सिनोमा जो होते हैं, कैंसर जो होते हैं वो मेटास्टेटिक टाइप होते हैं, यानी कि जो सेल्स डिवाइड करती हैं वो ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दूसरी जगह जाती हैं और वहाँ पर भी ग्रोथ करती हैं, मेटास्टेसिस। जब एडिनोमा और हाइपरप्लेशिया की बात करते हैं तो ये जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं उनको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन देखने को मिलेगा। जबकि कैंसर जो होते हैं मेटास्टेटिक टाइप होते हैं, ये इन्वेड कर जाते हैं, दूसरी ऑर्गन्स में इन्वेड कर जाते हैं। और ये मेटास्टेसिस, एक तो इन्वेसिव टाइप कैंसर होते हैं, एक होते हैं मेटास्टेटिक टाइप। जो इन्वेसिव टाइप होते हैं वो सिर्फ इन्वेड करते हैं, जो आसपास के, जैसे ट्रेकिया है तो ट्रेकिया में ये एंटर कर जाएंगे, या फिर ये दूसरी आसपास की जो मसल्स हैं उनमें इन्वेड कर जाएंगे। इन्वेसिव टाइप कैंसर होते हैं। और दूसरे होते हैं मेटास्टेटिक टाइप, जहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू दूसरी जगह पर जाती हैं और ग्रोथ करने लगती हैं। तो कैंसर जो होते हैं इन्वेसिव और मेटास्टेटिक होते हैं। हाइपरप्लेशिया और एडिनोमा में हमें आसपास के ऑर्गन्स में कंप्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो साइज होती है जब बढ़ती है तो आसपास की जो ऑर्गन्स होती है वो कंप्रेस होती हैं, लेकिन इन्वेशन नहीं होता है, कोई भी इन्वेशन नहीं होता है। ओके, तो सबसे कॉमन कॉज जो है प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का वो है एडिनोमा। अभी हम देखते हैं कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें बॉडी में, और क्या क्या ब्लड में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये ब्लड वेसल है और ये बोन है, सिंपल सी बोन है। तो एक्चुअली जब पीटीएच का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सेल्स का प्रोडक्शन होगा तो सेल्स जो होती हैं वो पीटीएच ब्लड में रिलीज़ करती हैं, और इस वजह से पीटीएच का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। और जब पीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि
यहाँ से जो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, एक ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओस्टियोक्लास्टिक होती है जहाँ पर बोन्स से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर जब ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और इस वजह से कैल्शियम का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो एक तरह की ओस्टियोपोरोसिस से हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस बढ़ जाती है। इसको हम ओस्टियोपिनिया भी कहते हैं। इस कंडीशन में भी ये एक्चुअली में ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोपोरोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओस्टियोपिनिया जो है उसमें बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। एक्चुअली में जो ओस्टियोपिनिया है वो जो एजेड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है ओस्टियोपिनिया। ओस्टियोपोरोसिस एक एडवांस कंडीशन है, ओस्टियोपिनिया ही है, मतलब यहाँ पर भी बोन्स की डेंसिटी लॉस हो रही है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन थोड़ी मतलब आसपास ही बैठती है। ओस्टियोपिनिया बस एजेड लोगों में देखने को मिलेगा, ओस्टियोपोरोसिस हम किसी भी एज ग्रुप में देख सकते हैं। ओके, ओस्टियोपिनिया ओस्टियोपोरोसिस होती है। तो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम जो होता है बहुत ज़्यादा, जो कैल्शियम है और फॉस्फेट है बहुत ज़्यादा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है सॉरी। तो कैल्शियम ये फॉस्फेट के लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाते हैं। ओस्टियोपिनिया ओस्टियोपोरोसिस के साथ में ये कंडीशन यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, इसका नाम है ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। जब बोन्स का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ओस्टियोपोरोसिस होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन की वजह से कई सारी ग्रेनुलोमेटस सेल्स, जाइंट सेल्स आ जाती हैं और लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाती हैं और न्यू वेस्कुलाइजेशन भी होता है। न्यू वेस्कुलाइजेशन यहाँ पर दे रखा है फाइब्रोसा। सो फाइब्रोसिस भी होती है और सिस्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो जो बोन्स होती हैं उसमें जो भी लॉन्ग बोन्स होंगी, फिंगर होंगी, जो छोटी छोटी रिब्स या जो क्लेविकल है, यहाँ पर हमें ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका देखने को मिलेगा। छोटे छोटे सिस्ट देखने को मिलते हैं, फाइब्रस सिस्ट, और ये इनको ब्राउन ट्यूमर्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ब्राउन ट्यूमर्स। ब्राउन ट्यूमर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली में जब इन्फ्लामेशन होता है तो जो नई ब्लड वेसल्स बनती हैं ये डैमेज हो जाती हैं और आरबीसीज वगैरह जो हैं वो इन ट्यूमर्स में आने लगती हैं। और जब आरबीसीज का वेट डाउन होता है तो हेमोसाइटिन वगैरह जो कि ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उन्हें हम ब्राउन ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्राउन ट्यूमर भी देखने को मिलेगा, ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि ये जो भी ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका है इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, बोन्स में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये पेनफुल कंडीशन होती है। ओके, तो बोन्स पर तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं किडनी पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये किडनी है, इसका लास्ट पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये इसका कोई रोल नहीं है, तो हम लास्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। जब कैल्शियम ब्लड में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ये फिल्टर भी बहुत ज़्यादा होगा, तो कैल्शियम का जो लेवल है यूरिन में बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हमें मालूम है कि डीसीटी में होता है और बाय द हेल्प ऑफ पीटीएच जो होता है वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। लेकिन कैल्शियम यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मतलब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो लिमिट, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो पीटीएच अभी इतना कैपेबल नहीं है कि कैल्शियम जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको रीअब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ पीटीएच अमाउंट, मतलब पीटीएच बहुत ज़्यादा होता है, उसके बावजूद भी ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। तो कैल्शियम जो होता है वो यूरिन में जाने लगता है। तो यूरिन में कैल्शियम जो है वो बढ़ जाएगा, कैल्शियम का लेवल यूरिन में बढ़ जाता है और फॉस्फेट का भी अमाउंट यूरिन में बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों बढ़ते हैं, कैल्शियम भी बढ़ेगा, फॉस्फेट भी बढ़ेगा। और क्या होता है, एक्चुअली जब कैल्शियम का अमाउंट यहाँ बढ़ा रहेगा, यूरिन में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, रीनल स्टोन्स बनने लगते हैं। क्या होने लगता है, पहली कंडीशन जो है रीनल स्टोन, या फिर हम इसे नेफ्रोलिथियसिस भी कहते हैं, नेफ्रोलिथियसिस। तो रीनल स्टोन का फॉर्मेशन होता है, ये रिकरेंट होते हैं, और कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होते हैं, अक्सर रिकरेंट होते हैं, बार बार उन्हें जब इनको रिमूव कर दिया जाता है तो फिर से हो जाते हैं। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम जो स्टोन होते हैं वो बार बार रिकरेंट होंगे, ठीक है। नेफ्रोलिथियसिस। सेकेंड कंडीशन होती है नेफ्रोकैल्सिनोसिस। नेफ्रोकैल्सिनोसिस में क्या होता है कि कैल्शियम का लास्ट पार्ट में डिपोजिशन होता है। एक्चुअली मैं लास्ट पार्ट फिर से बनाता हूँ। ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो कैल्शियम जो होता है वो जनरली देखा जाता है कि एल्कलाइन मीडियम में डिपॉजिट होना ज़्यादा पसंद करता है। तो बोन्स भी क्या करती हैं, जब
बोन्स में डिपोजिशन कैसे होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट होती हैं वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज़ करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं फॉस्फेटेज रिलीज़ करती हैं, और ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, तो कैल्शियम डिपॉजिट होता है यहाँ पर, इस वजह से कैल्सिफिकेशन होता है, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज मदद करता है। वैसे ही जहाँ पर भी एल्कलाइन मीडियम होता है वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होना ज़्यादा पसंद करता है। तो क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं एक हमेशा एक प्रॉपर्टी रहती है, एक तरफ अगर एसिड बन रहा है तो दूसरी तरफ बेसिक मीडियम बनेगा, तो ये H+ रिलीज़ करती हैं यूरिन में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में SCO3 नेगेटिव बनेगा, जो कि एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और कैल्शियम का हमें पता है कि कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट होना चाहेगा, बेसिक मीडियम में, तो कैल्शियम जो होता है वो यहाँ पर आके डिपॉजिट होने लगता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम आसपास डिपॉजिट हो जाता है। इसी को कहते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस, मेटास्टेटिक कैल्शियम डिपोजिशन ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। तो जब ये कैल्शियम का डिपोजिशन होता है तो लास्ट पार्ट जो होता है जो नेफ्रॉन का वो डैमेज हो जाता है, और इस वजह से जो ADH होता है, ADH की एक्टिविटी प्रॉपर तरह से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जब ADH की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तब क्या होगा, तो जो वाटर होता है यानी कि H2 वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। कैल्शियम तो रीएब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा था, डैमेज की वजह से भी कुछ होता है, और PTS इतना कैपेबल भी नहीं होता है कि कैल्शियम पूरा इतने ज़्यादा चैनल्स ही नहीं होते हैं कि कैल्शियम को पूरा रीअब्जॉर्ब कर सकें जब इतना ज़्यादा अमाउंट है अगर यूरिन में। तो H2O का भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ADH इतना डैमेज हो चुका है नेफ्रॉन कि ADH वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक, तो जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीयूरिया। तो इसी कंडीशन का कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, पॉलीयूरिया होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो पॉलीडिप्सिया, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये कंडीशन भी रहती है। क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें, पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, पॉलीडिप्सिया, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, फॉस्फेट भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, साइक्लिक AMP भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ये इसका अमाउंट बढ़ जाता है। पॉलीयूरिया होता है, डिहाइड्रेशन, इसको हम कहते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस जो है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है क्रेनियल टाइप और दूसरी होती है नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। तो दो हैं, एक क्रेनियल टाइप है, एक नेफ्रोजेनिक है। तो क्रेनियल टाइप में एक्चुअली में क्या होता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्रेनियल में तो ADH का प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, ADH कम रिलीज हो रहा है, इस वजह से पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। नेफ्रोजेनिक में क्योंकि नेफ्रॉन्स में डैमेज हो गया है, तो नेफ्रॉन की डैमेज होने की वजह से ADH का तो अमाउंट नॉर्मल रहेगा, ADH नॉर्मल है, बट नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं तो H2O का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया देखने को मिल रहा है। तो क्रेनियल टाइम में एक्चुअली में क्योंकि ADH का अमाउंट कम है तो हम इसमें डेस्मोप्रेसिन देते हैं, डेस्मोप्रेसिन जो कि वेसोप्रेसिन की तरह ही काम करता है, और ADH की जो कमी हो रखी है उसको मैनेज करता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, और जो सिम्टम्स हैं पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया ये ख़त्म हो जाते हैं। जबकि हम जब नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में यही करेंगे तो जो नॉर्मल कंडीशन है वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेफ्रॉन से जो है डैमेज हो चुके हैं, तो ये इसमें डेस्मोप्रेसिन पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डायबिटिक इंसिपिडस जो है वो क्रेनियल टाइप है या फिर नेफ्रोजेनिक टाइप है, मतलब नेफ्रॉन्स की डैमेज की वजह से हो रही है। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो किडनी पर देखने को मिलते हैं हमें। और क्या होता है, अगर हम स्टमक की बात करें, GIT की बात करें, तो GIT पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाइपरकैल्सीमिया होता है, तो हाइपरकैल्सीमिया ये गैस्ट्रिन का अमाउंट बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज होता है, और गैस्ट्रिन क्या करता है, HCl का अमाउंट बढ़ा देता है। तो HCl जब H+ HCl, और HCl क्या करता है, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं इस वजह से, तो HCl के बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। और हमें ये भी मालूम है क्योंकि जब अंदर स्टमक में HCl का प्रोडक्शन हो रहा है तो बाहर क्या रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा, SCO3 नेगेटिव, कि जो सेल्स होती हैं वो अगर एक तरफ एसिडिक मीडियम बना रही हैं तो दूसरी तरफ बेसिक मीडियम भी बनाएगी, जिससे एक इक्विलिब्रियम बना रहे। तो हमें ये मालूम है कि कैल्शियम जो है वो एल्कलाइन मीडियम में डिपोजिट होना ज़्यादा पसंद करता है, कैल्शियम डिपोजिट होगा, आसपास कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। और पेनक्रियाज में भी ऐसा ही होता है, तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है, और गॉल स्टोन का फॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें भी कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, तो गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन भी होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो क्या क्या GIT के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, पहला तो हो गया पेप्टिक अल्सर्स, क्योंकि एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और SCO3 का एल्कलाइन मीडियम बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन भी होगा। पेनक्रियाज के आसपास पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, और गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन का फॉर्मेशन होता है, ये भी रिकनेक्ट होते हैं, रिमूव कर दिए जाएंगे, फिर से
गॉल स्टोन्स बन जाएंगे, जैसे रेनल स्टोन होते हैं वैसे ही। ओके, इसके बाद नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो नर्वस सिस्टम पर एक्चुअली में ये सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट्स हैं। ओके, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स, और सोडियम चैनल्स हेल्प इन डिपोलराइजेशन, और इस वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेबल होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें, है ना, एक्साइटेड होते हैं। तो जब कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ब्लड में, तो ये कैल्शियम जो होता है ये चैनल्स को बहुत ज़्यादा गार्ड करने लगता है, घेर लेता है पूरा, और इस वजह से जो सोडियम होता है वो एंटर नहीं कर पाता है, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिपोलराइज नहीं हो पाते हैं। सो डिपोलराइजेशन जो है वो घट जाता है, और इस वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और जो एक्साइटेबिलिटी वो घट जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, फैटिग होता है, फैटिग होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन, और लॉस ऑफ मसल टोन, मसल सही से वर्क नहीं करेंगी, और इमेसिएशन भी होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। और जब ये तो हाइपर कैल्शियमिया की बात हो गई, जब हाइपोकैल्शियमिया होगा तब क्या होगा? तो हाइपोकैल्शियमिया के केसेस में, क्योंकि ये जो पंप्स हैं ये बिल्कुल भी गार्ड नहीं होंगे, तो कैल्शियम जो होता है वो प्रिवेंट करता है एक तरह से, जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करके रखता है। तो कैल्शियम जब नहीं होगा, डिक्रीज अमाउंट होगा, तो फिर ये गार्ड नहीं होगा, और सोडियम होगा बहुत ज़्यादा इंटर करेगा, तो बहुत ज़्यादा डिपोलराइजेशन होगा न्यूरॉन्स का, और इस वजह से एक्साइटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है एक्साइटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ब्लड वेसल्स में भी कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेसिक मीडियम होता है, हाँ, बेसिक मीडियम यहाँ पर एसिड, तो बेसिक मीडियम में डिपॉजिट होना ज़्यादा पसंद करता है कैल्शियम। तो हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। अंडर स्किन के अंदर भी कैल्शियम का डिपोजिशन होता है जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर